नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। कारक प्रकरण में हम आज अधिकरण कारक के बारे में अध्ययन करेंगे। अपादान कारक तक अपन ने पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे अधिकरण कारक और उसके बाद में षष्ठी विभक्ति है वो संबंध के रूप में प्रयुक्त होती है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे अपन। आज अपन लेते हैं अधिकरण कारक। अधिकरण का मतलब होता है आधार। शाब्दिक रूप से इसको कहते हैं आधार। कहीं भी बैठने का, चलने का जो भी आधार है या किसी वस्तु पर, जैसे ये मेरा हाथ है, इस हाथ पर ये पेन रखा है, तो ये पेन है वो उसका आधार हो गया, ये मेरी हथेली, हाथ मेरा आधार हो गया। तो इस प्रकार से जो आधारवाचक शब्द है उनमें है वो अधिकरण संज्ञा हो जाती है, और जिनकी अधिकरण संज्ञा हो जाती है उनमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब आधार भी तीन प्रकार का होता है। देखिए, आधारो अधिकरणम, आधारो अधिकरणम, आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। ये सूत्र कह रहा है आधारो अधिकरणम, आधार है वो अधिकरण होता है। और सप्तम्य अधिकरणे, सप्तम्य अधिकरणे, और जिसकी अधिकरण संज्ञा हो जाती है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब आधार है वो तीन प्रकार के बताए जाते हैं। पहला आधार है वो है औपश्लेषिक आधार। औपश्लेषिक आधार यानी जहां पर आधार और आधेय का भौतिक संबंध हो, भौतिक संश्लेष हो, वो कहलाता है औपश्लेषिक आधार। भौतिक का मतलब है जैसे ये पेन मेरी हथेली में पड़ा है, तो पेन और हथेली के बीच में कुछ कोई भी रिक्त स्थान नहीं है। ये मेरा पेन है वो हथेली पे पूरा टिका हुआ है। इसका मतलब ये इन दोनों का भौतिक संयोग हो रहा है। जैसे कोई व्यक्ति कुर्सी पर बैठा है या चटाई पर बैठा है, तो चटाई और बैठने वाले व्यक्ति का भौतिक संयोग होता है, कुर्सी पर बैठने वाले व्यक्ति का है वो उस कुर्सी के साथ भौतिक संयोग होता है। तो जो भौतिक संयोग जहाँ होता है वो औपश्लेषिक आधार कहलाएगा। तो ये जो मेरी हथेली है वो इस पेन का है, वो औपश्लेषिक आधार कहलाएगा। तो इस प्रकार से इसमें औपश्लेषिक आधार का मतलब है जहां पर आधार और आधेय, आधार तो हथेली हो गया, आधेय हो गया पेन, तो आधार और आधेय का है वो भौतिक संयोग हो, भौतिक संयोग हो, वहां पर औपश्लेषिक आधार होता है। यथा स कटे आसते, वह चटाई पर बैठा है, वह चटाई पर बैठा है या चटाई पर बैठता है। तो उस स यानी वह उस व्यक्ति का और चटाई का दोनों का भौतिक संयोग हो रहा है, इसीलिए यहां पर है वो औपश्लेषिक आधार कहलाएगा। दूसरा आधार आता है अपना वैषयिक आधार। देखिए, वैषयिक आधार, वैषयिक आधार का मतलब होता है बुद्धि का विषय, विषय के साथ, यानी कि भौतिक संयोग नहीं हो, मानसिक या बौद्धिक संबंध हो, या तो मानसिक संबंध हो या बौद्धिक संबंध हो, वहां पर है वो वैषयिक आधार कहलाएगा। जैसे कोई व्यक्ति है या कोई तपस्वी है, वो तपस्या करता है, भक्ति करता है मोक्ष प्राप्त करने के लिए, तो मोक्ष प्राप्त करना उसकी इच्छा हो गई, तो जो उसकी इच्छा है वो इसका बौद्धिक संबंध हो रहा है मोक्ष के साथ, ना कि भौतिक संबंध हो रहा है, तो वो कहलाएगा वैषयिक आधार। जैसे मोक्षे इच्छा अस्ति, किसी भी व्यक्ति की मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा है, मोक्ष की इच्छा है, तो मोक्ष से इच्छा अस्ति, मोक्ष में इच्छा है, तो मोक्ष है उस व्यक्ति का वैषयिक आधार हो जाएगा, बौद्धिक आधार हो जाएगा, मानसिक आधार हो जाएगा, औपश्लेषिक आधार नहीं होगा, इसलिए उसको अपन क्या कहेंगे, वैषयिक आधार कहेंगे। उसी प्रकार से अपना एक तीसरा आधार आता है अभिव्यापक आधार। अभिव्यापक
आधार, अभिव्यापक आधार। अब देखिए अपन दर्शन में यदि जाएं तो व्याप्य व्याप्त भाव होता है, तो उसी प्रकार से यहाँ भी अभिव्यापक। अभिव्यापक का मतलब है जहां जहां तक आधार की सतह है वहां वहां तक आधेय की भी सतह है। जहां जहां तक आधार फैला हुआ है वहां वहां तक आधेय भी फैला हुआ है, यानी कि आधार के प्रत्येक अंग प्रत्यंग में आधेय विद्यमान है, तो वो कहलाते हैं अभिव्यापक। यानी जितना विस्तार आधार का हो रहा उतना का उतना विस्तार आधेय का भी हो जाएगा। जैसे तिलेषु तेलम, तिलेषु तेलम। अब तिल में तेल, तिलों में तेल। अब तिलों में तेल, तिल में किसी भी एक अंग में या एक छोटे से भाग में तेल नहीं होता है। जितना तिल का आकार होगा उसके प्रत्येक अंग में, उसके प्रत्येक विस्तृत भाग में है वो तेल होगा, तो वो अभिव्यापक हो गया। तेल और तिले जो संबंध का है वो व्याप्य व्यापक भाव संबंध हो गया। व्याप्य व्यापक भाव का मतलब जहां तक आधार व्यापक है, आधार व्यापक है वहां तक आधेय भी व्यापक है। आधार और आधेय दोनों हैं वो सम्मिलित रूप से विस्तृत होते जाते हैं, इसलिए इसको कहेंगे अभिव्यापक आधार। तो इन जिन जिन की आधार संज्ञा हो गई आधारो अधिकरणम से, उनमें सप्तमी अधिकरणीय सूत्र से है वो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। फिर देखिए अपन आगे करते हैं इसमें, यस्य च भावेन भाव लक्षण। सूत्र आता अपना यस्य च भावेन भाव लक्षण। यस्य च भावेन भाव लक्षणम, इस सूत्र के अनुसार इसको देखिए सती सप्तमी या भावे सप्तमी भी कहा जाता है। सती सप्तमी या भावे सप्तमी, सती सप्तमी या भावे सप्तमी। इस सूत्र का अर्थ यह है कि किसी भी एक कार्य के हो चुकने के पश्चात दूसरा कार्य प्रारंभ हो रहा हो या दूसरा कार्य होना प्रतीत होता हो, तो पहले हो चुके कार्य में, उसके कर्ता में अथवा उसके कर्म में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। यानी कि दो कार्य हो रहे हैं, एक कार्य समाप्त हो रहा है, दूसरा कार्य प्रारंभ हो रहा है, तो पहले जो कार्य हो गया है उस कार्य में और उसके कर्ता अथवा कर्म में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। जैसे मयि आगते, मयि आगते त्वम गृहम गमिष्यसि, गमिष्यसि यानी मेरे आने पर तुम घर जाओगे। तो पहले कार्य क्या होगा, मयि आगते मेरे आने पर, फिर दूसरा कार्य त्वम गृहम गमिष्यसि। तो यहाँ पर पहले कार्य कौन सा होगा, आगते, और इसका कर्ता कौन है, मयि। तो इन दोनों में है वो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। मयि आगते मेरे आने पर, मेरे आने पर। उसी प्रकार से देखिए रामे वनम गते दशरथ प्राणान तत्याज। राम के वन जाने पर दशरथ ने प्राण त्याग दिए। तो यहां पर दो कार्य हो रहा है, पहला कार्य हो रहा है राम का वन जाना और दूसरा कार्य दशरथ के प्राण त्यागना। तो पहला कार्य जाना, वनम गते वन में जाना, और इसका कर्ता कौन है, राम। तो पहले जो कार्य हो रहा है उसमें और उसके कर्ता दोनों में है वो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। इसको कहते हैं सती सप्तमी या भावे सप्तमी। फिर एक सूत्र आता है अपने यतश्च निर्धारणम, यतश्च निर्धारणम, यानी निर्धारण में जिससे निर्धारण हो
उसमें सप्तमी या षष्ठी विभक्ति का प्रयोग जिससे निर्धारण हो, यानी कि किसी समूह में, किसी व्यक्तियों के समूह से, वस्तुओं के समूह से या स्थान के समूह में से किसी भी एक को अलग करना, पृथक करने के अर्थ में जो समूहवाची शब्द है जिससे अलग किया जाएगा, समूहवाची जो शब्द है उसमें है वो सप्तमी और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा और हमेशा सप्तमी या षष्ठी बहुवचन का प्रयोग होगा, क्योंकि उसको अलग किया जाएगा समूह में से और समूह हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। इसीलिए उस समूहवाची शब्द में है वो सप्तमी बहुवचन या षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग हो जाएगा। अब निर्धारण भी चार अर्थ के आधार पर होता है। व्यक्ति के गुण के आधार पर हो सकता है, जाति के आधार पर हो सकता है, द्रव्य के आधार पर हो सकता है और क्रिया के आधार पर हो सकता है। इन चार आधारों पर भी है वो एक समूह में से किसी भी एक व्यक्ति को अलग किया जा सकता है। जैसे देखिए कविषु, कविषु, कवीनाम, कविषु कवीनाम, कालिदासः श्रेष्ठ, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। तो अब देखिए यहाँ पर कालिदास को कवियों के एक समूह से अलग किया जा रहा, उनके गुण के आधार पर, उनके श्रेष्ठता के आधार पर। तो यहाँ पर इसमें सप्तमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अपन तमप प्रत्यय का प्रयोग भी कर सकते हैं। तमप प्रत्यय का प्रयोग है समूह में से, बहुतों में से किसी एक को अलग करना, तो उस अर्थ के साथ में तमप प्रत्यय का प्रयोग हो जाता है। और दो की तुलना हो वहां पर तरप प्रत्यय का प्रयोग हो जाता है। या हम तमप प्रत्यय का प्रयोग भी कर सकते हैं, श्रेष्ठ या श्रेष्ठ तमः। उसी प्रकार से देखिए गोसु या गवाम, कृष्णा, बहुक्षीरा, गायों में काली गाय है वो बहुत अधिक दूध देने वाली है। तो यहाँ पर दूध देने के आधार पर कृष्ण काले रंग की जो गाय है उसको उस गायों के समूह से अलग किया जा रहा है। तो इसमें सप्तमी और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। उसी प्रकार से प्राणीषु, प्राणिनाम वा, प्राणीषु, प्राणिनाम, प्राणीषु प्राणिनाम मानवाः श्रेष्ठाः, प्राणियों में मानव जाति है वो श्रेष्ठ है। मानव जाति क्या है? श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर जाति में से मानव जाति को प्राणियों में श्रेष्ठ बताया जा रहा है। तो इसमें सप्तमी और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो गया। उसी प्रकार से देखिए गच्छत्सु या गच्छताम, गच्छत्सु या गच्छताम, गच्छत्सु या गच्छताम, धावन शीघ्र, धावन शीघ्र गच्छति, दौड़ने चलने वालों में से दौड़ने वाला शीघ्र जाता है, जल्दी जाता है, जल्दी पहुंचता है। तो ये क्रिया के आधार पर हो गया गच्छत्सु गच्छताम, एक चलने वालों का समूह है उसमें से एक दौड़ रहा है तो वो जल्दी पहुंचेगा। तो इस प्रकार से निर्धारण अर्थ में है वो यतश्च, यतः यानी जिससे निर्धारण हो उसमें सप्तमी अथवा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने 6 कारक कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान
अपादान और अधिकरण, इन कारकों के बारे में अध्ययन किया है। उसके अलावा एक षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, वहाँ पर जहाँ संबंध बताया जाए वहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो कहाँ कहाँ पर संबंध बताया जाएगा और कहाँ कहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा, उसके बारे में हम अगले वीडियो में फिर से चर्चा करेंगे। आप लोग एक बार पूरे कारक प्रकरण का अच्छी तरह से स्वाध्याय करें और जो भी समस्या है उसके बारे में बताएं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। जय हिंद, नमस्कार, जय संस्कृत।